हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जीके ट्रिक बाय आरएमयू में आपका स्वागत है। आज हम केवीएस के लिए न्यू क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे पेडागोजी पढ़ेंगे। पेडागोजी की ये हमारी पहली क्लास है। पेडागोजी का जो केवीएस ने सिलेबस दिया है नोटिफिकेशन में, शिक्षा और नेतृत्व परिप्रेक्ष्य, जो कि 60 नंबर का है। ये 60 नंबर का पोर्शन 5 पार्ट में डिवाइड है। 15 नंबर, 10 नंबर। यानी ये पेडागोजी ही पोर्शन है जो हमें सफलता दिला सकता है। सफलता और असफलता के बीच की कड़ी है पेडागोजी। केवीएस में स्कोर हम 60 आउट ऑफ 60 का कर सकते हैं। केवीएस में आप स्कोर 60 आउट ऑफ 60 का कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है जो 15 नंबर में आएगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना। वहीं दूसरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग को समझना, यानी शिक्षण अधिगम को समझना। थर्ड टॉपिक है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अनुकूल सीखने के माहौल का निर्माण करना। चौथा टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल संगठन और नेतृत्व। वहीं पांचवा टॉपिक है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इट मीन्स शिक्षा में परिप्रेक्ष्य से आशय दृष्टिकोण से है। दृष्टिकोण से है, यानी शिक्षा में दृष्टिकोण। आगे चलते हैं। आज जो हमारी पहली क्लास होगी वो शिक्षार्थी को समझने से है, जिसमें केवीएस ने जो सिलेबस दिया है शिक्षार्थी को समझने में, शिक्षार्थी का विकास, परिपक्वता और विकास की धारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य, चुनौतियां, विकास के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जिसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और विकास के प्रभाव आदि शामिल हैं। किशोरावस्था को समझना, इसमें अगर हम देखें तो संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, किशोरावस्था को इन्होंने हाईलाइट किया है। तो आप समझ लो किशोरावस्था से मिनिमम 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना है। प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिककरण एजेंसियों की भूमिका और होम स्कूल निरंतरता, यह टॉपिक है। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए केवीएस के लिए हम लेके आए हैं टू द पॉइंट। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हमने NIOS के सेक्टर 506 में आपको पूरा टॉपिक मिलेगा, समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। वहां से और NCERT से और बेस्ट साइकोलॉजी की बुक्स से हमने आपके लिए मटेरियल तैयार किया है, जिसमें आपको 15 आउट ऑफ 15 दिलाने में इसकी एक अहम भूमिका होगी। जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले
वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, इस पे चर्चा करते हैं। वृद्धि एवं विकास, पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास। विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, विकास गर्भावस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। विकास गर्भावस्था से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। विकास की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वृद्धि फिर परिपक्वता, बाद में अधिगम आता है। पहले वृद्धि फिर परिपक्वता, बाद में अधिगम आता है। यह क्रम आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर, यहां से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है, 100% यहां से प्रश्न बनेगा, तो आपको गौर से और ध्यान से समझना है। वृद्धि मूर्त होती है, वृद्धि मूर्त होती है और बाह्य होती है। वृद्धि को देख के आप पता लगा सकते हो कि बच्चे की अब वृद्धि कितनी हो चुकी है, वो 2 फुट का है, 3 फुट का है, 4 फुट का है, 5 फुट का है, आप पता लगा सकते हो, बाह्य होती है। वहीं विकास अमूर्त होता है, विकास अमूर्त होता है और आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आपको ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने हैं आपको। अगर हम इसमें अंतर देखें वृद्धि और विकास में, तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि शारीरिक होती है, यानी वृद्धि से आशय बच्चे के शरीर के विकास से है कि उसका शारीरिक विकास कितना हो रहा है। वृद्धि से आशय बच्चे के शारीरिक विकास से है। वहीं विकास से आशय, विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास आदि सभी तरह के विकास शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है। वहीं विकास जो है, विकास संपूर्णता का सूचक है। वृद्धि एक भाग है विकास का, वहीं विकास संपूर्णता का सूचक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसे मिटा दें जरा। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, अर्थात वृद्धि मापी जा सकती है। आप बता सकते हो कि बच्चा अब कितना बड़ा हो गया, 5 फुट का है, 6 फुट का है, या 4 फुट का है, या 3 फुट का है, या 2 फुट का है, या 1 फुट का है, बता सकते हो। मात्रात्मक होती है, अतः मापी जा सकती है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है। 4 पॉइंट है, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं बच्चे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके हाथ बड़े हो जाते हैं, कोई हाथ का कोई पार्ट उनका बड़ा हो गया, गर्दन छोटी रह गई या गर्दन बड़ी हो गई, इसीलिए हम कहते हैं वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं है। वहीं विकास की दिशा निश्चित है, विकास की दिशा निश्चित है। इससे आशय बच्चा सबसे पहले शैशव अवस्था से गुजरेगा, फिर बाल्यावस्था से गुजरेगा, फिर किशोरावस्था से गुजरेगा, फिर प्रौढ़ावस्था से गुजरेगा, उसके बाद वृद्धावस्था में पहुंचेगा। विकास की दिशा निश्चित है, विकास की दिशा निश्चित है। आपको सभी पॉइंटों को लिखना है और 1 से 2 बार वीडियो देखनी है, आपको याद हो जाएंगी चीजें। पांचवा पॉइंट है, वृद्धि संरचनात्मक होती है, वृद्धि संरचनात्मक होती है, यानी आप वृद्धि को देख के पता लगा सकते हो कि बच्चा कितना बड़ा हो गया। वृद्धि संरचनात्मक होती है, यानी वृद्धि की एक शेप होती है, वृद्धि की, बच्चा कितना बड़ा हो गया उसकी एक शेप होती है जो मूर्त होती है, दिखेगी आपको। वहीं विकास कार्यात्मक होता है, विकास कार्यात्मक होता है,
अतः कार्य के आधार पर विकास का पता लगाया जाता है। यानी आप कह सकते हो विकास कार्यात्मक होता है और कार्य के आधार पर विकास का पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं। हमने सभी पॉइंटों को, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां से पूछने की पूरी संभावना है, उन सभी पॉइंटों को शामिल किया है, कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। 6वां पॉइंट है, ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। यानी आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाती है बट वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। वहीं वृद्धि के बिना विकास संभव है। दोनों ही एक दूसरे में शामिल ना भी हो तो भी चलेगा। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है और वृद्धि के बिना विकास संभव है। जैसे हम समझेंगे, जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे होंगे आपके आसपास जो शारीरिक रूप से उनके हाथ में डिसऑर्डर है या पैर में डिसऑर्डर है, बट वो मेंटली वर्क बहुत करते हैं। मेंटली वर्क बहुत करते हैं, उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। यानी उनका विकास तो हो चुका होता है बट उनकी वृद्धि नहीं होती है। उनका विकास तो हो गया होता है बट उनकी वृद्धि नहीं होती है। आगे चलते हैं, इसे मिटा दें जरा। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाती है। वहीं विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। आपने देखा होगा 22 से 23 साल तक हमारी हाइट बढ़ती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वहीं विकास निरंतर चलता रहता है। हम सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन सीखते ही रहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा था कि वृद्धि विकास के बिना भी संभव है, उसी को घुमा के लिख दिया है कि वृद्धि विकास में आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। विकास व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। पॉइंट को घुमा दिया है। जैसे हमने कहा था वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है और विकास के लिए वृद्धि, यानी वृद्धि के बिना विकास संभव है। उन्हीं पॉइंटों को थोड़ा घुमा के कह दिया है। वृद्धि, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि निरंतर परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है वृद्धि भी। और वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। NIOS की DLED की बुक, वहीं से आप देख सकते हैं, चीज़ें सब वहीं से उठाई गई हैं 50-60%, और उसमें और ऐड किया गया अपना। वृद्धि एवं विकास के 9 सिद्धांत हैं। वृद्धि एवं विकास के 9 सिद्धांत हैं। उन 9 सिद्धांत को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा सिद्धांत है विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न। लाइक हम कह सकते हैं कि विकास में सबसे पहले शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी। यानी हम कह सकते हैं विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है। जैसे
शारीरिक विकास, गति। शारीरिक विकास जो होता है सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसी का अनुकरण करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी का बाल्यावस्था पहले आ जाए किशोरावस्था बाद में आए, नहीं होगा। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। उसी तरह सेम गति, भाषा का विकास, पहले बच्चा ABCD सीखता है, फिर आगे आगे बढ़ता है। बौद्धिक विकास, जो मानसिक विकास है, ये सभी एक निश्चित क्रम में स्थान लेते हैं। इनका एक क्रम होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पस से भी। सीटेट के पर्पस से भी यहां से एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक क्वेश्चन हर बार आता है। अगर सीटेट वाला भी कोई देख रहा हो तो इस वीडियो को देख सकता है। पेडागोजी सभी की मोस्टली सेम है, सीटेट और KVS के लिए। ये विकास के दो सिद्धांत होते हैं, विकास की दिशा के दो सिद्धांत। शीर्षगामी, शीर्षगामी, और ये होता है अधोगामी। शीर्षगामी से आशय विकास सिर से पैर की ओर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। वहीं अधोगामी से आशय विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, या हम कह सकते हैं विकास निकट से दूर की ओर होता है। इन सभी को आगे हम डिस्कस करेंगे। आपने फिगर देख ली होंगी, आगे डिस्कस करते हैं। जैसे इनके दो तीन नामों से जाना जाता है। सेफेलोपोडल, सेफेलोपोडल सिर से नीचे की ओर, सेफेलोपोडल सिर से नीचे की ओर, सेफेलोपोडल सिर से नीचे की ओर। आप याद कैसे रहेंगे? सिर, सेफेलोपोडल सिर से नीचे की ओर, इन्हीं के तीन नाम हैं, सेम काम है, तीन नाम है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल निकट से दूर की ओर। अब सेफेलोपोडल को ही मस्तक उद्मुखी भी बोला गया है, मस्तक सिर से पैर की ओर। और वहीं अधोगामी को केंद्र से परिधि की ओर या केंद्र से बाहर की ओर, हृदय से उंगलियों की ओर। नाम कैसे भी आ सकता है, आशय वही है, कहना वही चाहता है, बट नाम तीन तीन है। हिंदी में नाम तीन तीन है, वहीं हिंदी में नाम तीन तीन है, इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले दो नामों को याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक और नाम है इसका, शीर्षगामी के नाम से आया था, जैसे हमने डिस्कस किया। सिरपुच्छीय, सिरपुच्छीय के नाम से आया था। जैसे नहीं सुना है हिंदी वाले बच्चों ने तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है कभी, ये यानी कहाँ से पूछ लिया, किस किताब से पूछ लिया। सिरपुच्छीय ऊपर से नीचे की ओर या सिर से पैर की ओर, कैसे भी कह सकता है आपसे। अधोगामी केंद्र से बाहर की ओर, या हम कह सकते हैं केंद्र से परिधि की ओर। हिंदी में इनके तीन तीन नाम हैं, वहीं इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, सेफेलोपोडल प्रॉक्सिमोडिस्टल। थर्ड है आपका सतत विकास। सतत विकास यानी विकास लगातार होता रहता है, हमारा विकास लगातार होता रहता है। अगर आपको आज कोई चीज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी, बट आपको प्रयास करते रहना है। विकास लगातार होता रहता है, साइकोलॉजी का नियम है। गर्भाशय से समाधि तक, गर्भाशय से समाधि तक विकास चलता है। आगे चलते हैं, सभी पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं है। वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 2 फुट बढ़े, 2 साल में आप 2 फुट बढ़े। अब ऐसा नहीं है हर 2 साल में आप 2 फुट बढ़ेंगे, हर 2 साल में आप 2 फुट बढ़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं विकास और वृद्धि की दर एक समान नहीं है। जैसे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में त्वरित परिवर्तन होते हैं, किंतु बाद के वर्षों में ये कम हो जाते हैं। बाद के वर्षों में यह कम हो जाते हैं, बाद के वर्षों में ये कम हो जाते हैं। आगे चलते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा, 5वां सिद्धांत है कि व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, हर बच्चे का विकास उसके खुद की वजह से होता है। जैसे उसके अंदर अनुवांशिक गुण होते हैं, जैसे माहौल में रहता है, जैसा उसे उसके परिवार में खाना पीना मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं चीजें। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, जिसमें विकास की दर और गुणवत्ता व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। एक व्यक्ति का विकास उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे उसके पास होंगी चीजें, जैसा उसे माहौल क्रिएट मिलेगा उसके। और वहीं ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, लड़कों और लड़कियों के बीच वृद्धि दर में अंतर होता है। लड़कों और लड़कियों के बीच वृद्धि दर में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां पहले परिपक्व होती हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियां पहले परिपक्व होती हैं। आगे चलते हैं। और ये NIOS में एक पॉइंट था, सर ने नोट करने के लिए कहा कि इसे भी नोट करके बताओ कि NIOS वाले क्या सोचते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सामान्य अधिक मोटी होती हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां सामान्य अधिक मोटी होती हैं। लड़कियों का शरीर गठन उनकी उम्र के अनुसार अधिक बढ़ता दिखाई देता है या दिखता है। ये बस आपको याद रखने हैं सभी पॉइंट, सभी सिद्धांतों को समझना है, रटना कोई नहीं है। छठवां हमारा सिद्धांत है विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। इससे आशय हम कह सकते हैं कि बच्चा पहले सामान्य कार्य करता है, बच्चा पहले सामान्य कार्यों को करता है, इजी करता है, फिर हौले हौले बढ़ता जाता है, फिर वो विशिष्ट कार्यों को भी कर लेता है, फिर वो विशिष्ट कार्यों को भी कर लेता है। तो इसीलिए कहते हैं, जो विकास का सिद्धांत भी कहता है कि विकास जो हमारा होता है सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। 7वां पॉइंट चलते हैं। जैसे हमने कहा विकास की सभी अवस्थाओं में सामान्य योग्यता विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। 7वां अपना पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको समझना है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले हाथ से बच्चा पहले हाथ से, फिर उंगलियों से, फिर हाथ और उंगली दोनों से किसी वस्तु को पकड़ता है। क्वेश्चन आएगा आपसे कि पहले बच्चा हाथ से, फिर उंगलियों से, फिर उस दोनों से सामंजस्य करना सीखता है। तो किस सिद्धांत के अंतर्गत? एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। किस सिद्धांत के अंतर्गत? एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। क्रमबद्ध कार्य करके पुनः उसे साथ साथ करना, एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत। आपसे डायरेक्टली फैक्ट आएगा
इसीलिए हमने फैक्टों को ज़्यादा सम्मिलित करने का प्रयास किया है कि फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डाला जा सके। 8वां आपका सिद्धांत है अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध से आशय कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। जैसे हम इसे समझ सकते हैं, कोई अगर 5 साल का बच्चा या 10 साल का किसी भी एज का हो, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, नॉर्मली उसके लग जाए और उसके मेंटली लग जाए या कुछ भी लग जाए, तो उसके जो अन्य क्षेत्र हैं विकास के वो भी प्रभावित होंगे। इसीलिए हम कहते हैं विकास के सभी क्षेत्र आपस में अंतः संबंधित होते हैं। आपका 9वां सिद्धांत है भविष्यवाणी, यानी बच्चे के विकास को देखते हुए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह आगे बढ़ेगा और आगे क्या क्या कर पाएगा। तो केवीएस की ये हमारी पहली क्लास थी। आगे भी क्लासों को देखने के लिए आप इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।